द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों आदाब, नमस्कार, सलाम। मैं हूं आदिल खान। जिस आयरन डोम के बल पर इजराइल अभी तक इतरा रहा था, जिसके बल पर वो हमास और फ़लस्तीन की मिसाइलों को नेस्तो नाबूद करने का दम भर रहा था, वही आयरन डोम अब फ़लस्तीन के लिए फ़ायदेमंद साबित हो रहा है और इजराइल का दम निकाले दे रहा है। आयरन डोम का खर्चा इजराइल को कंगाल किए दे रहा है। फ़लस्तीन ने इजराइल को सड़क पर ला दिया है, क्योंकि इजराइल अब शायद थल सेना को मैदान में उतारने के बारे में पूरी तरीके से सोच रहा है। हालांकि उसके जो टैंक हैं वो गज़ा के सीमाओं पर खड़े हुए हैं, अभी उनके मुंह खुले हैं, कुछ के नहीं, लेकिन फिर भी इजराइल के लिए बुरी खबर है। आसमान में हमास के रॉकेट फोड़ते फिरते ज़मीन पर इजराइल की खुद फट चुकी है। उसकी अर्थव्यवस्था चरमरा गई है और जनता में महंगाई की वजह से त्राहिमाम मचा हुआ, असंतोष फैल रहा है, अपनी हुकूमत के खिलाफ होती चली जा रही है इजराइल की जनता। हमास ने इजराइल की आर्थिक कमर तोड़ने के लिए एक साथ 1000 मिसाइल के साथ हमले जो शुरू किए थे वो कारगर साबित हो रहे हैं। हज़ार 500 मिसाइल अगर एक साथ कोई छोड़ देगा और उसके बदले में जब एंटी मिसाइल सिस्टम यानी कि आयरन डोम काम करेगा तो ज़रूरी नहीं एक मिसाइल को आने से रोकेगी। उसके लिए कभी कभी 2 तो कभी 3 मिसाइल जाती हैं और हर एक मिसाइल का खर्चा करोड़ों में है। इसके बारे में तफसील से इस एपिसोड के आखिर में बताएंगे, लेकिन आप जान लें कि फार्स समाचार एजेंसी के मुताबिक इजराइल की मैन्युफैक्चरर्स यूनियन ने गुरुवार को बताया था कि पिछले 3 दिनों के दौरान, यानी आज 5 दिन हो गए इस बात को, 5वां दिन है, कि पिछले उस वक्त 3 दिन के दौरान गजा से फायर किए गए रॉकेटों और मिसाइलों से ज़ायनी शासन की अर्थव्यवस्था को कम से कम $160 मिलियन का नुकसान हो चुका था 2 दिन पहले, और इसके बढ़ने की संभावना उस वक्त जताई गई थी। और जहां तक अभी की खबरें हैं मेरे पास, 250 से 300 मिलियन डॉलर का नुकसान इजराइल को ऑलरेडी हो चुका है या इससे ज़्यादा। ज़ायनी शासन की सेना ने गुरुवार को बयान जारी करके बताया, अब बता दें आपको जो ज़ायनी शासन नहीं समझते, इजरायली हुकूमत को ही ज़ायनी शासन कहते हैं, ज़ायनीज़। तो इस हुकूमत ने बयान जारी करके बताया था कि पिछले 3 दिनों के दौरान, जब गुरुवार को बताया था, 3 दिनों के दौरान गजा की तरफ से अवैध शासन पर 1500 से अधिक रॉकेट और मिसाइल फायर किए जा चुके हैं उस वक्त, और अब ये तादाद 4000 के पार लगभग पहुंच रही है। हालांकि फ़लस्तीन के प्रतिरोधी आंदोलन हमास की सैन्य शाखा इज़्ज़ुद्दीन कस्साम ने घोषणा की कि गजा के आवासीय क्षेत्रों पर इजरायली बमबारी के जवाब में उसने गुरुवार की सुबह फिर रॉकेटों और मिसाइलों से तेल अवीव के विरुद्ध हमले किए। अब शुक्रवार गुजरा, ईद जैसे तैसे खामोशी जो गुजरनी चाहिए थी वो नहीं गुजरी, तो हमास ने भी हमले किए और इजराइल ने भी हमले किए। अब जो शनिचर का जो दिन शुरू हुआ है, शनिवार का, इस दिन भी हमले जारी हैं, बेकसूर लोग मर रहे हैं, लेकिन हमास ने कह दिया कि अब हम तुम्हारे आगे झुकेंगे नहीं। इजराइल कह रहा है हम नहीं झुकेंगे। तो पूरा मशरिक़ वस्ता इसमें इंडल्ज होने जा रहा है, मिडिल ईस्ट। याद रहे कि इससे पहले फ़लस्तीन के प्रतिरोधी आंदोलन हमास के राजनीतिक ब्यूरो के प्रमुख ने गजा पट्टी पर इसराइली हमलों के खिलाफ चेतावनी देते हुए कहा था कि प्रतिरोधी मोर्चा हर स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। प्रतिरोधी मोर्चा हमास। इस्माइल हानिया हैं इसके पूर्व प्रमुख। उन्होंने कहा कि फ़लस्तीनी आंदोलन ने यह फैसला किया है कि जब तक इसराइल की तरफ से अपराध नहीं रुकेंगे, ये जुल्म नहीं रुकेंगे, ये रिहायशी बिल्डिंगों पर बमबारी नहीं रुकेगी और ज़ायनी मस्जिदुल अक्सा का अनादर यानी अपमान करना, बेहुरमती करना बंद नहीं करेंगे, तब तक हमारा ये प्रतिरोध, हमारे बदले की कार्रवाई जारी रहेगी। हानिया ने कहा था कि इजरायली हमलों का जवाब देते रहेंगे और अपने लोगों के अधिकारों, उनके हुकूक की हिफाजत करना हमारा पूरा तरीके से एक फ़र्ज़ है जिससे हम निभाते रहेंगे। यानी कि दोनों तरफ से वो आग बराबर से लगी है जिसमें अपने आप को सही माना जाता है। हालांकि दुनिया ये जानती है कि इजराइल कोई मुल्क नहीं था 1948 से पहले। ये लुटे पुटे यहूदी थे पूरी दुनिया में जो जाकर फ़ायदे के लिए बसे थे, लेकिन हिटलर ने इन्हें इतना मारा पीटा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कि इन्हें बचाने के लिए इंग्लैंड और अमेरिका ने इन्हें लाकर फ़लस्तीन में बसाया और फिर इन्होंने अपने एक मुल्क बनाने की घोषणा कर दी 1948 में। फ़लस्तीन की ज़मीन ये तब से लगातार कब्जाए जा रहे हैं, आज भी इनकी कोई सीमाएं निर्धारित नहीं हैं। अब बात इजराइल के नुकसान की। न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार भी रेटिंग्स एजेंसी के हवाले से लिखता है कि वायलेंस कुड हर्ट इजरायली इकनॉमी, यानी कि मौजूदा संघर्ष इजराइल की अर्थव्यवस्था को धक्का लगा सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है और बड़ा नुकसान पहुंच भी रहा है।
अखबार लिखता है कि द वायलेंस विल मेक इट मोर डिफिकल्ट फॉर द लीडिंग पॉलिटिकल पार्टीज टू फॉर्म अ स्टेबल गवर्नमेंट फॉलोइंग इलेक्शंस इन मार्च दैट प्रोड्यूस्ड अ स्टेलमेट एंड द फाइटिंग विल हर्ट द इजरायली टूरिज्म इंडस्ट्री। इसका हिंदी में तर्जुमा कुछ यूं है कि जो हाल ही में चुनाव हुए मार्च में इजराइल में, उससे कमज़ोर सरकार बनाने की दिशा में बढ़ रहे इजराइल को इस संघर्ष से दोहरा नुकसान होगा। सरकार वहाँ अभी तक नहीं बनी है, याद रखिएगा। बेंजामिन नेतन्याहू वहाँ पर अपना बहुमत साबित नहीं कर पाए और यही वजह मानी जा रही है कि अल-अक्सा का विवाद उन्होंने खड़ा किया, जिसके बाद जब उन्होंने वहाँ पर फायरिंग करवाई, उसके बाद जब हमास ने उनके ऊपर रॉकेट दागे तो उन्होंने उस पर हमला बोल दिया। अब एक राष्ट्रवाद हिंदुस्तान जैसा पैदा हो जाएगा इजराइल में और जो है बेंजामिन नेतन्याहू को इसका फ़ायदा मिलेगा। देश का बाजार सुस्त है, ये न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है। देश का बाजार सुस्त हो जाएगा और इजराइल की कमाई के मुख्य स्रोत यानी कि पर्यटन क्षेत्र पर भी इसका असर पड़ेगा। जाहिर है एक असुरक्षित देश में कौन घूमने आना पसंद करेगा, कौन पर्यटन क्षेत्र पे जो है जाना, ऐसे पर्यटन क्षेत्र के तरफ जाना पसंद करेगा जहां पर कभी भी मिसाइल गिर सकती, कभी भी गोला आ सकता है। व्यापार और अर्थव्यवस्था पर नज़र रखने वाली एक संस्था है फिच रेटिंग्स। इसने भी इजराइल की अर्थव्यवस्था के तबाह होने की तरफ इशारा किया है और ये बहुत ही गंभीर बात है। हमने आपको आयरन डोम डिफेंस सिस्टम के बारे में बताया था दोस्तों। अब हम उसकी बात करते हैं कि आयरन डोम सिस्टम जो मिसाइल हमास की आती है किसी भी दुश्मन की इजराइल पर, तो ये सिस्टम एक्टिव होकर उनके खिलाफ और मिसाइल्स छोड़ता है, जिससे वो आने वाली मिसाइल्स तबाह हो जाती हैं, लेकिन बहुत सी गिर भी जाती हैं, उससे इजराइल का नुकसान हो रहा है। तो आयरन डोम सिस्टम के बारे में जो आप जान चुके हैं, उसी आयरन डोम के लॉन्चर सिस्टम का इंटरसेप्टर मिसाइल है तामिर। तामिर नाम का मिसाइल है, इसके लॉन्चर सिस्टम में लगता है। इंटरसेप्टर यानी वो मिसाइल जो हमला करने वाले रॉकेट को हवा में ख़त्म कर देगा, वो इंटरसेप्टर मिसाइल होती है। आयरन डोम के हर लॉन्चर में 20 तामिर मिसाइल लगी होती हैं। एक तामिर का वज़न करीब 91 किलो होता है। जाहिर सी बात है इसकी लागत भी बड़ी होगी। इसकी रेंज 40 किलोमीटर से ज़्यादा है। एक तामिर मिसाइल की कीमत 15 लाख रुपए से 75 लाख रुपए होते हुए 1 करोड़ तक जाती है। यानी कि एक में जो लॉन्चर होता है इसमें 20 मिसाइल हैं। अगर मान ले कुल जमा 1 करोड़ भी है एक मिसाइल, तो 20 करोड़ एक लॉन्चर में लग जाते हैं आयरन डोम के। और 20 मिसाइलें खर्च को मार गिराने में 20 करोड़ ही नहीं खर्च होते इजराइल के। एक मिसाइल को मारने में कभी कभी 2 मिसाइलें भी लग जाती हैं। इंटरसेप्टर, ये मिसाइल लॉन्च होने पर हमलावर रॉकेट्स के पास पहुंचते हैं और उन्हें हवा में ही नष्ट कर देते हैं। कई बार रॉकेट को रोकने के लिए आयरन डोम को 2 तामिर छोड़ने पड़ते हैं। मैं कह रहा था ना, हमेशा एक बार से काम नहीं होता है, 2-2 छोड़ने पड़ते हैं, ऐसे ऐसे जाते हैं तब जब रॉकेट का टारगेट किसी आबादी वाले इलाके या कोई हाई वैल्यू इमारत हो, यानी अगर चूक गए तो गड़बड़ी हो जाएगी, इसलिए 2 छोड़ो भैया, ताकि दुश्मन रॉकेट के बचने की कोई आशंका ना रहे। जाहिर है कि इजराइल के लिए खुद को डिफेंड करना ना तो बहुत आसान है और ना ही बहुत सस्ता। सस्ता क्यों नहीं है, हम बता रहे हैं। अब जब 20-20 करोड़ एक लॉन्चर में लग जाएगा, एक हज़ार मिसाइल एक साथ आ रही हो, मान लो उन्हें रोकने के लिए 1,500 मिसाइल लग गए। अब जरा सोचिए कितने 100 करोड़ बन गए, तो अर्थव्यवस्था कहाँ जाएगी, नीचे। टूट गई कमर ना इजराइल की। इसके अलावा एक और चिंता है इजराइल की, वो ये कि हमास द्वारा दागे जा रहे रॉकेट्स की संख्या इस बार ज़्यादा है। इस बार हमास ने आयरन डोम से निपटने की एक नई जुगाड़ खोजी है। वो इसकी क्षमता को चैलेंज कर रहा है। कैसे, बताते हैं। इजराइल और हमास के बीच पिछली बड़ी लड़ाई हुई थी 2014 में। तब भी हमास ने रॉकेट्स छोड़े थे। करीब 50 दिन तक रॉकेट छोड़े, संघर्ष चला, लड़ाई चली और इस पूरे मुद्दत में हमास ने तकरीबन 4,000 या 4,500 रॉकेट छोड़े थे। 4,000 माने जाते हैं। मगर इस दफ़ा 50 दिन की लड़ाई में 2014 में 4,000 रॉकेट छोड़े थे हमास ने, मगर इस दफ़ा रॉकेट्स की संख्या कहीं ज़्यादा है, हर दिन बढ़ रही। रिपोर्ट्स के मुताबिक 10 मई की शाम से अब तक, जब से ये संघर्ष शुरू हुआ है तब से अब तक करीब 2 बार ऐसा हुआ कि कुछ ही मिनटों के अंदर गज़ा की तरफ से, हमास की तरफ से 100 से ज़्यादा रॉकेट्स दागे गए। और दिन में कई बार हुआ, जब ये कई बार हुआ 10-15 बार, तो एक दिन में 1000 से 1500 रॉकेट छोड़े गए। अब इसको इंटरसेप्ट करने के लिए भी करोड़ों रुपए फूके इजराइल के। 10 मई की शाम से 13 मई की दोपहर तक गज़ा से 1200 से ज़्यादा रॉकेट्स छोड़े जा चुके थे। आशंका है कि हमास और फिलिस्तीनियन इस्लामिक जिहाद ने, जो संगठन है, इस दफ़ा एक सोची समझी स्ट्रैटेजी के तहत रॉकेट्स की एक भारी खेप जमा कर रखी है। वो सिर्फ मारने के लिए नहीं, अपनी दिफा के लिए नहीं, अपनी डिफेंस के लिए नहीं, बल्कि इजराइल की कमर तोड़ने के लिए।
वो जानते हैं कि रॉकेट्स नष्ट करने में इजराइल का बहुत पैसा बह रहा है। इंटरसेप्टर मिसाइलों की आपूर्ति भी अनंत नहीं है। इसके अलावा जानकारों का कहना है कि आयरन डोम भले इफेक्टिव हो, मगर उसका भी एक सैचुरेशन पॉइंट है। वो एक बार में ज़्यादा से ज़्यादा कितने रॉकेट से डील कर सकता है? अगर उसके लॉन्चर्स इतने हैं मान लीजिए और रॉकेट्स उससे ज़्यादा आ रहे हैं, तो फिर वो कैसे डील करेगा? इसकी भी एक सीमा है और हर सीमा को इस बार हमास परख रहा है। अगर रॉकेट्स की संख्या इस सैचुरेशन पॉइंट के पार गई तो आयरन डोम एग्जॉस्ट हो जाएगा। ऐसे हालात में जो रॉकेट तबाह नहीं हो पाएंगे हमास के, वो नुकसान पहुंचाएंगे कहाँ? तेल अवीव, हाइफा, इजराइल के दूसरे हिस्सों में, हो सकता है यरूशलेम के वो हिस्से जो नहीं चाहता भी है हमास या फिलिस्तीन के उसके पास आए। शायद इसीलिए अब इजराइल ने अपने ग्राउंड ट्रूप्स और आर्टिलरी यानी कि तोपखाने को भी गाजा बॉर्डर पर तैनात कर दिया है। एयरफोर्स हवाई बमबारी कर रही है, जैसे कि हम देख रहे हैं कि बेजान लोगों को मारा जा रहा है फिलिस्तीन में, गाजा स्ट्रिप में, और बिल्डिंगें तबाह की जा रही हैं। एयरफोर्स हवाई बमबारी कर रही है और ग्राउंड फोर्सेस गाजा की तरफ आर्टिलरी और टैंक से फायरिंग कर रही हैं। जाहिर सी बात है कि आयरन डोम जिस पर इजराइल इतराता था, जिसको लेकर पूरी दुनिया में भौकाल काटता था, वो आयरन डोम अब इजराइल की तबाही का बायस उसकी वजह बन गया है, क्योंकि उसने इजराइल को वहाँ चोट मारी है जहाँ से कोई भी देश उभर नहीं पाता, यानी कि अर्थव्यवस्था पर। तो ये एपिसोड अगर आपको अच्छा लगे इसे शेयर कीजिए, पसंद कीजिए, आगे पहुँचाइए। बहुत मेहनत लगती है आप तक वो अपडेट्स पहुँचाने में, वो खबरें पहुँचाने में जिसे गोदी मीडिया छुपा लेता है, जो आप तक नहीं बताता। वहाँ तो भोकाल है। अब आ गए फिलिस्तीन के बुरे दिन, एक एक चुन के मारा जाएगा, इजराइल की बल्ले बल्ले, भारत के दोस्त ने ढा डाला। ये तरह की खबरें हम नहीं चलाते, हम बताते हैं हकीकत क्या है, कौन फाड़ रहा है, किसकी फट रही है, किसको क्या हो रहा है। ये सब आपको खुलकर बताना बहुत ज़रूरी है। देसी भाषा है, शायद आपको पसंद आए, लेकिन यही हकीकत है। हम वंदना नहीं कर सकते, हम वो बोलेंगे जो सच है, जो ठीक है। जय हिंद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।